अच्छा, जब भी जीनियस शब्द का जिक्र होता है तो दिमाग में किसका ख्याल आता है? शायद कुछ गिने चुने नाम ही होंगे, है ना? पर सवाल ये है कि क्या हम उस नाम के पीछे छिपे इंसान को सच में जानते हैं? आज हम विज्ञान के सबसे मशहूर चेहरों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन की जिंदगी के उन पन्नों को पलटेंगे जो उनके कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन से कहीं ज्यादा गहरे और दिलचस्प हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये शुरुआत वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी किसी जीनियस की होनी चाहिए। असल में मामला तो एकदम उल्टा था। जरा सोचिए, जिन लोगों को उन्हें सबसे करीब से जानना चाहिए था, वही उनके बारे में क्या सोचते थे। उनकी अपनी माँ को लगता था कि उनका सिर कुछ ज्यादा ही बड़ा है, एक अजूबा है वो। साथ खेलने वाले बच्चे उन्हें बोरिंग भाई बुलाते थे। और तो और, एक हेडमास्टर साहब ने तो भविष्यवाणी ही कर दी थी कि ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। उनकी सोच कितनी अलग थी इसका अंदाजा इसी बात से लगता है। जब उन्होंने अपनी नन्ही बहन माजा को पहली बार देखा तो बस एक ही सवाल पूछा, ठीक है, पर इसके पहिए कहाँ हैं? मतलब मैकेनिकल खिलौनों से उनका लगाव बचपन से ही साफ दिखता था। जैसे जैसे आइंस्टाइन बड़े हुए, उनके अंदर का बागीपन भी सामने आने लगा, खास तौर पर जो सिस्टम जैसा चल रहा था उसके खिलाफ। उन्हें म्यूनिख के अपने स्कूल के सख्त अनुशासन, मतलब जो हद से ज्यादा रेजिमेंटेशन था, उससे चिढ़ थी। उन्हें लगता था कि ये सब रटना रटाना क्रिएटिविटी को मार देता है, और इसी वजह से वो अक्सर अपने टीचरों से भिड़ जाते थे। और नतीजा, सिर्फ 15 साल की उम्र में उस घुटन भरे माहौल से तंग आकर आइंस्टाइन ने वो स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने स्विट्जरलैंड के ज्यादा खुले माहौल को चुना, एक ऐसी जगह जहां उनकी सोच को पंख मिल सके। तो अब कहानी पहुंचती है ज्यूरिख, जहां उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों ने शक्ल लेना शुरू किया। लेकिन सब कुछ दुनिया की नज़रों के सामने नहीं हो रहा था। यहीं उनकी मुलाकात हुई मिलेवा मैरिक से, जो खुद एक बहुत होशियार स्टूडेंट थी। दोनों को लगा कि उन्हें एक दूसरे में एक साथी मिल गया है, उन लोगों के खिलाफ जिन्हें वो फिलिस्टाइन्स बुलाते थे। मतलब ऐसे लोग जिन्हें आर्ट, लिटरेचर या म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, बल्कि इंटेलेक्चुअली भी एक दूसरे के पार्टनर थे। 1902 से उन्होंने पेटेंट ऑफिस में एक टेक्निकल एक्सपर्ट की नौकरी शुरू की। काम था दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को जांचना। पर मजे की बात यह है कि वो अपनी डेस्क की दराज में चोरी छिपे पूरे ब्रह्मांड के राज खोलने में लगे हुए थे। वो मजाक में उसे सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो कहते थे। और फिर वो दौर आया जब उनका नाम दुनिया में चमकने लगा। लेकिन जैसे जैसे उनके काम को शोहरत मिली, उनकी अपनी जिंदगी उलझने लगी। कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है। साल था 1905। इसे चमत्कारी वर्ष भी कहा जाता है। सिर्फ 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने एक के बाद एक 4 ऐसे पेपर पब्लिश किए जिन्होंने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। इन पेपर्स ने लाइट, मैटर और एनर्जी के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया। ये आज भी एक बहुत बड़ा कारनामा माना जाता है। और उन्हीं पेपर्स में से एक में छिपा था दुनिया का सबसे मशहूर समीकरण E=mc²। देखने में कितना सरल है ना? पर इसी छोटे से फॉर्मूले ने मास और एनर्जी के रिश्ते को समझाया और परमाणु युग की नींव रखी। लेकिन आइंस्टाइन की सबसे बड़ी खूबी शायद ये थी कि वो मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी बड़े आसान तरीके से समझा सकते थे। रिलेटिविटी के बारे में उनका ये मज़ेदार एक्सप्लेनेशन देखिए। ये बताता है कि वो जीनियस होने के साथ साथ कितने दिलचस्प इंसान भी थे। पर विडंबना देखिए, एक तरफ आइंस्टाइन ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा रहे थे और दूसरी तरफ उनकी अपनी निजी जिंदगी की गुत्थियां उलझती जा रही थीं। उन्होंने अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर मिलेवा से शादी की थी। उनकी माँ को लगता था कि मिलेवा उनके बेटे के लिए उम्र में बहुत बड़ी और कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी हैं। पर वक्त के साथ मिलेवा की अपनी बौद्धिक चमक कहीं खो गई और वो एक नाखुश हाउसवाइफ बनकर रह गई। सालों की लड़ाइयों के बाद आखिरकार दोनों अलग हो गए। आइंस्टाइन की कहानी सिर्फ एक साइंटिस्ट की कहानी नहीं है। वो एक ऐसे इंसान भी थे जिनका ज़मीर उन्हें दुनिया में हो रही गलत चीज़ों पर चुप नहीं रहने देता था। जब जर्मनी में नाजी ताकत में आए तो आइंस्टाइन को अपना देश छोड़ना पड़ा। वो अमेरिका आ गए। उस वक्त शायद उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि उनका ये फैसला दुनिया का भविष्य तय करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा। फिर खबर आई कि बर्लिन में वैज्ञानिकों ने एटम को तोड़ दिया है। इस खबर से अमरीकी वैज्ञानिकों में हड़कंप मच गया।
सबको एक ही डर सता रहा था कि कहीं नाजी एटम बम ना बना लें। एक साथी वैज्ञानिक के कहने पर आइंस्टाइन ने तब के अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक खत लिखा, एक बहुत ही जरूरी खत। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह का एक बम पूरे के पूरे शहर को तबाह कर सकता है। उनके शब्दों में इतना वजन था कि इसी खत ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत में एक बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन जब उस बम का इस्तेमाल हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ तो आइंस्टाइन उस तबाही को देखकर अंदर तक हिल गए। इसके बाद उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी हथियारों की इस होड़ को खत्म करने और दुनिया में शांति की वकालत करने में लगा दी। तो आखिर में आइंस्टाइन को कैसे याद रखा जाना चाहिए? उनकी विरासत सिर्फ उनके वैज्ञानिक काम तक ही सीमित नहीं है। उनकी एक दोहरी विरासत है। एक तरफ वो महान वैज्ञानिक है जिसने स्पेस और टाइम को लेकर हमारी समझ हमेशा के लिए बदल दी, और दूसरी तरफ वो एक ह्यूमैनिटेरियन थे, एक दूरदर्शी इंसान जिन्होंने पूरी जिंदगी शांति के लिए लड़ाई लड़ी और खुद को हमेशा एक विश्व नागरिक माना। और ये कहानी हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सच्ची प्रतिभा या जीनियस आखिर है क्या? सिर्फ दिमाग की तेजी या फिर इंसानियत की गहराई? शायद आइंस्टाइन की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि एक सचमुच सुंदर मन के लिए दोनों का होना जरूरी है।